नमस्कार साथियों, आज हम अमर शहीद भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान के इतिहास में शायद ही ऐसा उदाहरण होगा कि भगत सिंह जैसी अल्प आयु में किसी को फांसी गई हो। उनकी मृत्यु से महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ और उनकी फांसी को एक अंग्रेज सरकार का गलत कदम बताया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी ने आज़ादी की लड़ाई को और भी तेज कर दिया और भगत सिंह का माफ़ी न मांगने का यही उद्देश्य था कि उनकी फांसी से देश में आज़ादी के प्रति जागृति आए, और हुआ भी यही। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की विचारधारा में भी परिवर्तन आया और धीरे धीरे भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें देनी शुरू कर दी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के गांव बंगा, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ। उनके दादा का नाम अर्जुन सिंह था, पिता का नाम किशन सिंह था। अर्जुन सिंह सिख परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में आर्य समाजी बन गए थे। स्वामी दयानंद से उन्होंने दीक्षा ली थी। उनके 3 पुत्र थे, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। तीनों क्रांतिकारी थे, तीनों ने जेलें काटी। अर्जुन सिंह ने अपनी आंखों के सामने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ते हुए देखा। भगत सिंह और उसके भाई जगत सिंह का सरदार अर्जुन सिंह ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, लेकिन भगत सिंह की दादी जय कौर की हठ धर्मी के कारण केश नहीं काटने दिए। परिवार में उनकी माता विद्यावती बड़ी दलेर थी। वह कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी और न ही अपने बेटे की शहादत का ज्यादा मातम मनाया। सारा परिवार ही मानो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए समर्पित था। भगत सिंह पर इन सब का बड़ा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही उनके विचार क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्राइमरी की शिक्षा गांव में ही पास की। अपने साथियों से कहते थे कि वह शादी नहीं करेगा और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेगा। उनके चाचा अजीत सिंह की लिखी पुस्तकें भगत सिंह को प्रिय थी। लाला हरदयाल की पुस्तकों का भी उन पर असर पड़ा। वे डीएवी के स्कूल में पढ़ते थे। संस्कृत में उनकी रुचि थी और अंग्रेजी से नफरत करते थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना को भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। वह उस दिन स्कूल न जाकर लाहौर से अमृतसर आ गए थे और शाम को वापस लौट गए थे। वह घटनास्थल से मिट्टी जो रक्त से सनी थी को शीश में भरकर घर ले गए और उसकी पूजा की थी। महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और आंदोलन में कूद पड़े। बाद में आंदोलन चोरा चोरी की घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। उसी समय कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में कॉलेज खोले। लाहौर में नेशनल कॉलेज खोला गया। भाई परमानंद, जयचंद्र विद्यालंकार आदि इसमें पढ़ाते थे। भगत सिंह जो 8वीं पास ही थे, इस कॉलेज में दाखिल हो गए और वो काफी जवान इसमें पढ़ने लगे। भगत सिंह को भाई परमानंद की सादगी और जयचंद्र विद्यालंकार की विद्वता ने बहुत प्रभावित किया। वे इतिहास के विद्वान थे। कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी थी। वहां युवक पुस्तक ही नहीं पढ़ते थे बल्कि वाद विवाद भी करते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, मैजिनी के विचारों से बड़े प्रभावित हुए। जेल में भी वे कार्ल मार्क्स, लेनिन आदि की पुस्तकें पढ़ते थे। गीता रहस्य जो तिलक ने लिखी थी का भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फ्रांस के अराजकतावादी नवयुवक वेला उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा। वेला उनके मंत्रदाता गुरु थे। उन्हीं से बम बनाने का विचार लिया था। भगत सिंह का सचिंद्र नाथ सान्याल से संपर्क हो चुका था। उसने एक ग्रुप बनाया था जिसमें क्रांतिकारी युवक शामिल हो सकते थे। उसमें अविवाहित युवक ही लिए जाते थे। भगत सिंह उसमें शामिल हो गए। विवाह करने से साफ इनकार कर दिया और 1923 में फिर से भाग गए तथा सान्याल के क्रांतिकारी ग्रुप में शामिल हो गए। लाहौर से वे कानपुर गए। वहां योगेश चंद्र के साथ काम शुरू किया। उनका परिचय लाला लाजपत राय, आचार्य जुगल किशोर, भाई परमानंद,
जयचंद्र विद्यालंकार, राजा राम शास्त्री जैसी हस्तियों से हो चुका था। यशपाल उनके सहपाठी थे। बटुकेश्वर दत्त, गणेश शंकर विद्यार्थी से भी उनका संपर्क हुआ। उन्होंने दत्त से बंगला सीखी। राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आदि क्रांतिकारियों से उनका संपर्क हुआ। वे मिलकर योजनाएं बनाते थे। वे क्रांतिकारियों की श्रेणी में आ चुके थे। पुलिस उनके पीछे घूमती थी और उन्हें आतंकवादी समझती थी। उन्होंने नवजावान भारत सभा का निर्माण किया और 1926 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी उस समय जेल में थे। उनको छुड़ाने का भगत सिंह ने सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर के साथ मिलकर बड़ा प्रयत्न किया। पुलिस भगत सिंह के पीछे थी। वे अमृतसर गए, वहां से बचकर वह लाहौर गए। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप था कि काकोरी कांड में भगत सिंह का हाथ था। उनके पिता ने जमानत देकर उन्हें छुड़वा लिया था। अक्टूबर 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन आया। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका जमकर विरोध हुआ। लाहौर में भी हुआ। कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे। लाहौर में हड़ताल की गई। चारों तरफ काले झंडे लहरा रहे थे। लाला लाजपत राय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। लाला जी को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस सुप्रीडेंट स्कॉट अपने दल के साथ पहुंचा। उसके साथ असिस्टेंट पुलिस सुप्रीडेंट भी था। उसने आदेश दिया कि रास्ता साफ कराया जाए। लाठी चार्ज हुआ। लाला जी को गंभीर चोटें आई। सैंडर्स ने स्वयं लाला जी पर लाठियां बरसा दी। उनके कंधे व छाती पर लाठियां चली। चोटें गहरी नहीं थी, परंतु उन्हें मानसिक रूप से आघात पहुंचा। इसके बाद वे दिल्ली भी गए। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में भी शामिल हुए। नेहरू और लाला लाजपत राय ने कहा सुनी भी हुई। 17 नवंबर 1928 को उनकी चोट के कारण मृत्यु हो गई। कलकत्ता में शोक सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती बसंती देवी ने कहा था कि लाला जी की चिता ठंडी होने से पूर्व ही कोई युवक इस अपमान का बदला लेगा। भगत सिंह को भी दुख हुआ। उसने बदला लेने की ठान ली। 9-10 दिसंबर को दल की मीटिंग हुई। इस प्रस्ताव पर गहरा विचार हुआ और उसे स्वीकार कर लिया गया। सैंडर्स को मारने की योजना बनाई गई। इस योजना के बनाने वाले थे जय गोपाल, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर। योजना के अनुसार राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स पर पुलिस स्टेशन लाहौर से निकलते ही 17 दिसंबर के दिन गोलियां चलाई। वह वहीं ढेर हो गया। सभी साथी भागने में सफल हुए। भगत सिंह ने बहुत थोड़े समय में लाला जी पर हुए हमले का बदला लेकर भारत माता के सम्मान की रक्षा की। जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह की बहुत प्रशंसा की। भगत सिंह का नाम सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। भगत सिंह की तरफ से पर्चे बांटे गए कि हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना ने सैंडर्स की हत्या की है। पर्चे में लिखा था कि जेपी सैंडर्स जैसे एक मामूली अफसर के हाथों 30 करोड़ जनता द्वारा सम्मानित एक नेता पर हमले को हिंदुस्तानी युवक नहीं सह सकते। वे क्रांतिकारी की वेदी पर रक्त बहा देंगे और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। पर्चे में कहा गया था कि मनुष्य का रक्त बहाने के लिए हमें खेद है, परंतु क्रांति की वेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। भगत सिंह अपने साथियों के साथ भेष बदलकर कलकत्ता चले गए। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी। उसका छोटा बच्चा साथ था। दुर्गा भाभी का त्याग और सहयोग हमेशा याद रहेगा। वह अनपढ़ थी। भगवती चरण के साथ शादी के बाद प्रभाकर की और आज़ादी की जंग में अपने पति का बराबर का सहयोग दिया। भगत सिंह ने अपना नाम बदल लिया, भेष बदल लिया, सिर के बाल कटवाकर हैट पहना। चुस्त कोट से वे पहचानने में नहीं आते थे। सीआईडी पीछे लगी रहती थी। भगत सिंह फ्रांसीसी क्रांतिकारी वेला से बड़े प्रभावित थे। उसने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह की भी ऐसा धमाका करने की योजना थी
कलकत्ता में भी यह योजना बनी। योगेश चंद्र चटर्जी गांगुली इसके सहयोगी थे। वे आगरा आए, वहां बम बनाने की शिक्षा दी जाती थी, बनाए भी जाते थे। यह निर्णय लिया गया कि असेंबली में बम फेंका जाए। चंद्रशेखर आजाद झांसी चले गए थे, सुखदेव लाहौर चले गए थे। दत्त और भगत सिंह ने बम फेंकने का काम अपने हाथ में लिया। 8 अप्रैल 1929 का दिन था। असेंबली में मजदूरों के खिलाफ एक कानून पास होना था। भगत सिंह इसे पसंद नहीं करते थे। कांग्रेस जन भी इसके खिलाफ थे। असेंबली चल रही थी। भगत सिंह और दत्त असेंबली में छद्म भेष में घुस गए, पीछे बैठ गए और गैलरी में खाली बेंचों की ओर बम फेंक दिया जो अखबार में लिपटा हुआ था। भगदड़ मच गई। केवल सर्वश्री पटेल, मोतीलाल नेहरू, मालवीय, जिन्ना बैठे रहे। भगत सिंह और दत्त दोनों गैलरी में खड़े थे और इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ के नारे लगा रहे थे। लाल रंग के पर्चे भी फेंके गए। भगत सिंह और दत्त का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, वरन वे भी भरी बेंचों पर भी बम फेंक सकते थे। वे बताना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करे। वे भागे नहीं, यद्यपि चंद्रशेखर आजाद ने भागने का प्रबंध कर लिए थे। उन्होंने शांतिपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें दिल्ली जेल में रखा गया। 4 जून 1929 को उनकी सुनवाई शुरू हुई। उन्होंने बयान में कहा, हमारा देश संकट से गुजर रहा है। इस समय काफी ऊंची आवाज में चेतावनी देने की जरूरत थी, इसलिए हमने बिना किसी को चोट पहुंचाए चेतावनी दी है। 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। श्री भगत सिंह को मियांवाली जेल में और दत्त को लाहौर में रखा गया। जेल में भगत सिंह ने कैदियों को सुविधाएं देने के लिए भूख हड़ताल कर दी। दत्त भी इसमें शामिल थे। जेल में पंडित जवाहरलाल उन्हें देखने आए। उस समय यतीन्द्र नाथ की हालत बिगड़ चुकी थी। 114वें दिन उन्होंने व्रत तोड़ा। उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी गई। जब उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए ले जाते थे तो अनेक कंठों से एक नारा गूंजता था, इंकलाब जिंदाबाद। और एक स्वर से वे गाते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी भी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भगत सिंह के पिता और दूसरे नेता भगत सिंह को बचाना चाहते थे, लेकिन वे उसके हक में नहीं थे। 7 अक्टूबर 1930 को सजा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 7 को आजीवन काला पानी की सजा हुई। एक को 7 साल की कैद, एक अन्य को 3 साल की कैद व 5 को मुक्त कर दिया गया। 8 अक्टूबर को देश के बड़े बड़े नगरों में प्रदर्शन हुए। सजा की निंदा की गई। नेता लोग अपील करना चाहते थे, जो की गई, लेकिन वह खारिज हो गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह अपने परिवार वालों से मिले थे। फांसी देने से पूर्व उनकी इच्छा थी कि सभी से मिलूं। माता पिता को छोड़ किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। किशन सिंह सपरिवार बिना मिले लौट गए। जेलर ने भगत सिंह को फांसी पर ले जाने से पहले पूछा था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा था कि मैं बेबे के हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। भंगी को वह बेबे कहते थे। अपनी माँ को भी वह बेबे कहते थे। उनकी हाथ की रोटी खाई। अंग्रेज सरकार ने 24 मार्च को इनको फांसी देनी थी, लेकिन इस डर से कि वह देश में आग न भड़क जाए, उन्होंने एक दिन पूर्व 23 मार्च को साय तीनों को फांसी दे दी। बाद में पीछे से ले जाकर नदी के किनारे जला दिया गया। भगत सिंह की कहानी रोमांचक कहानी है। ऐसे वीर की कहानी है जिसने मौत के फंदे को हंसकर चूम लिया ताकि देश आजाद हो। उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए नवयुवकों को प्रेरित करता रहेगा। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने यह गीत गाया था, दिल से न निकलेंगे मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। अर्थात
मरने के बाद भी मेरा मातृभूमि का प्यार खत्म नहीं होगा। मेरे मृतक शरीर से भी मेरी मातृभूमि की सुगंध आएगी। तो ये आज हमने पढ़ा भगत सिंह के बारे में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।